प्रकृति का प्रकोप, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, आखिर सब झेलना तो इस किसान को ही है। बेचारे किसान बाढ़ और अभी का जो आपदा है उसे देख रहे होंगे। जो तबाही कोरोना के कारण भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं मार किसानों की ही पड़ी है। किसानों की दशा इतनी खराब है कि पर साल तकरीबन 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। आखिर उनके दर्द को सुनेगा कौन? कौन है इसके जिम्मेदार? हमारे साथ बिहार के वैसे मिट्टी जहां राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूसा कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, वहां के किसान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव मंडल के सदस्य रामचंद्र महतो जी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किसानों का स्थायी निदान कैसे होगा। सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं और ये काफ़ी उम्र दराज हैं तो इनका अनुभव भी कुछ होगा। बहुत बहुत आभार है दादा कि आप हमको समय दिए जनसंवाद पे। आपको भी धन्यवाद। आपका जो ये काल खास करके किसानी में लंबे समय से आपने आंदोलन को देखा होगा, पूर्व में भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? देखिए, पहले आज से 40-50 वर्ष पहले और आज में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। पहले के दिनों में सामंतों के पास ज़मीन हुआ करती थी और आम किसान जो खेती करने वाले थे उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी। वो दूसरे के ज़मीन पर ठेका बटाई करके काम चलाते थे, अपना भोजन किसी तरीके से चलाते थे। तो इसके लिए किसान संगठनों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया कि एक हदबंदी से फाजिल ज़मीन किसानों के बीच, जोतेदारों के बीच जाए ताकि यह देश भी आत्मनिर्भर हो और किसान भी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो। और इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आंदोलन चलाया कि सरकारी ज़मीन को चिन्हित किया जाए, हदबंदी से फाजिल ज़मीन को चिन्हित किया जाए। और इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आंदोलन चलाया और जिसमें हम आपको समस्तीपुर में ले चलते हैं। समस्तीपुर में भी उस वक्त में पुराना दरभंगा जिला था। दरभंगा जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया कि समस्तीपुर जिले के बड़े ज़मींदारों के पास जो सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, जो उनके कब्जे में है, उनसे मुक्त करा करके गरीबों में बांटा जाए, इस ज़मीन को चिन्हित किया जाए। और उसके लिए रामाश्रय चौधरी जी जो बड़े ज़मींदार समस्तीपुर जिला में हैं, जिनके लड़के स्वतंत्र पार्टी से जसवंत कुमार सिन्हा जी विधायक हुआ करते थे, उनके ज़मीन को, गैर मजरूआ ज़मीन जो उनके कब्जे में थी, उसको चिन्हित करने का डेट ऐलान किया। और हम हज़ारों किसानों को लेकर के, खेत मजदूरों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गई। वहाँ प्रशासन की ओर से हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए, जबकि मात्र हमारा ये था कि हम चिन्हित करते हैं, कि हम झंडा गाड़ के ये बताते हैं सरकार को कि ये सरकारी ज़मीन है, इसको सरकारी ज़मीन करके और इसको बंटवारा किया जाए। वो हमने किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट करो का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट करो किसानों के बीच। और उसमें हम लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई, हम लोग जेल गए। इसके अलावे कई जगहों पर, सुम्हा डेवढ़ी के ज़मीन पर, हरिकिशन सिंह दसवा के ज़मीन पर, इल्मास नगर कोठी के ज़मीन पर, गंगोली कोठी के ज़मीन पर हम लोगों ने आंदोलन किया। और उस आंदोलन के फलस्वरूप एक बात हुई कि बटेदारों को ज़मीन मिली और जहाँ पर हम नहीं पहुँच सके, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे वह छोटे छोटे काश्तकारों के हाथ ज़मीन बेच करके चले गए। और आज इस बात की खुशी है कि एक बात ठीक है कि गैर कानूनी कब्जा में आज भी ज़मीन बहुत जगह है, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर किसानों के हाथ में 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन आई और वह आत्मनिर्भर हुए। लेकिन एक नई चीज़ फिर शुरू हो गई, यहाँ से पूंजीवादी खेती होने लगी और पूंजीवादी खेती में लागत ज़्यादा होने लगी और मार्केट मूल्य किसानों को कम मिलने लगा। और इस कारण से किसान ज़्यादा परेशान आज के तारीख में भी हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर मैं समस्तीपुर का और पूरे बिहार का लें तो बिहार में बाढ़ से लगभग 23 ज़िले हमारे प्रभावित होते हैं। और ख़ास करके उत्तर बिहार की जो ज़मीन जो काफ़ी उपजाऊ है, जहाँ काफ़ी पानी है,
पानी रहने के बावजूद, उपजाऊ ज़मीन रहने के बावजूद जो उनको लाभ उन किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं है, इसीलिए कि पानी का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना की चर्चा की, जल संचय की कोई वहाँ? हाँ, वही मैं कह रहा चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नदी जोड़ी योजना की बात की। उस वक्त में हम कुछ जगहों में सुझाव दिया कि दक्षिण भारत को अगर राष्ट्रीय आवश्यकता है पानी की तो दी जाए, लेकिन बाढ़ के निजात के लिए पानी दिया जाएगा तो इसके पहले एक सर्वे करने की ज़रूरत है कि बिहार में पूरे वर्ष में सिंचाई के लिए हमको कितने पानी की आवश्यकता है, वर्ष भर में पानी पशुओं के और आदमी के पीने के लिए कितने की आवश्यकता है, उद्योग धंधे के पानी के लिए कितनी ज़रूरत है, और इससे और बाढ़ के समय में कितना पानी आता है, इससे अगर अतिरिक्त पानी है तो उसको दिया जाए, नहीं तो पानी को स्टोर करने की व्यवस्था किया जाए ताकि हम सालों भर सिंचाई कर सकें, सालों भर बिजली के लिए हम, सालों भर कारखाना के चलने के लिए हम पानी दे सकें, पीने का पानी का प्रबंध कर सकें। लेकिन बिहार सरकार आज तक नहीं कर पाई है। और हमारे बिहार, उत्तर बिहार में और बिहार के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि आज के तारीख में कोई पूंजीपति कारखाना उत्तर बिहार में नहीं लगाना चाहते हैं। वो ईंख का चीनी मिल अगर खोल दें और बाढ़ जिस तरह से आया, ईंख बर्बाद हो जाएगा, रॉ मटेरियल कारखाना को नहीं मिलेगा, और इसीलिए कोई कारखाना मालिक कारखाना नहीं लगाना चाहता है। केला पर आधारित उद्योग लगेगा और वह उद्योग लगेगा और केला बर्बाद हो जाएगा बाढ़ में, कोई उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। लीची पर उद्योग लगाना नहीं चाहेगा, धान पर आधारित जो उद्योग होगा वो लगाना नहीं चाहेगा, इसीलिए कि बाढ़ से फसल मारी जाती है। अपराध वगैरह एक बात है, लेकिन बाढ़ के जब तक निदान नहीं होगा तब तक यह नहीं हो सकती है, और जब तक किसानों के अपने उपज का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। दूध को दूध के रूप में बेचा जाए तो वो लाभ नहीं होगा, जबकि दूध को अगर हम दही के रूप में बेचते हैं, दूध को मक्खन बना के बेचते हैं, दूध को अन्न प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, उसी प्रकार से आम का अन्न प्रोडक्ट बना के, लीची का अन्न प्रोडक्ट बना करके हम दूसरी चीज़ों का, मक्का पर आधारित, जो हमारे बिहार में मक्का सबसे बड़ी चीज़ है। सब उत्तर बिहार में मक्के की खेती जब हम भदई में बर्बाद हो जाता है बाढ़ के कारण, तो एकमात्र हमारे पास मक्के की खेती बचती है जो रब्बी में हम कई गुना उत्पादन देते हैं, और मक्का का खेती उत्तर बिहार में बड़े पैमाने पर होता है। और ख़ास के हम आपको समस्तीपुर में कहें, और समस्तीपुर से पूरा जो हमारा कोसी का बेल्ट है उसमें भी मक्के की बड़े पैमाने पर खेती होती है। आपके यहाँ तो मसीना रिसर्च केंद्र, ये सेंटर भी है ना? मसीना रिसर्च सेंटर तो नहीं है, मसीना फार्म है, मसीना बीज निगम। उसके बारे में मैं ये कहूँ आपको कि उस मायने में मसीना निगम कोठीबाल जो थे उनका वरदान रहा है कि बिहार के अंदर हाइब्रिड मक्का को लाने का श्रेय उन्हीं को है। दूसरे राज्यों में था लेकिन हमारे बिहार में नहीं था, जो वो हाइब्रिड हाई स्टार्च मक्का लेके आए थे और वो लगाने का काम किया। लेकिन हम इसकी एक दुखद पहलू कहना चाहेंगे, हाइब्रिड जब आता है हमारे यहाँ तो हाइब्रिड में तो कंपनी हाइब्रिड तैयार करती है और महंगे दामों पर किसान के हाथ बेचता है। हमको चाहिए कंपोजिट बीज, जो किसान पहले के समय में अब पैदा करते थे, अपने घर में बीज को संचित करके रखते थे, अगले साल भी लगाते थे तो उसका उत्पादन नहीं गिरता था। हाइब्रिड में यह गुण है कि उत्पादन तो ज़्यादा देता है, लेकिन अवगुण ये है कि हर एक वर्ष व्यापारियों से, कारखाना मालिकों से उसको खरीदना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। आज 400 रुपया, 450 रुपया प्रति किलो मक्के का बीज है, जबकि मक्के की कीमत 10 रुपया किलो है और हम 400 रुपये किलो में खरीदते हैं। इसकी जगह पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज के रिसर्च सेंटर को, वहाँ के अनुसंधान कर्ताओं को, वहाँ के वैज्ञानिकों को, जो हाइब्रिड के तुलना में उन्होंने देवकी, हेमंत और लक्ष्मी जैसे कंपोजिट मक्का दिया, जो उत्पादन तो देगा हाइब्रिड के तरह, लेकिन इसकी गुण होगा कंपोजिट का, जो किसान अपने घर में रख करके अगले वर्ष लगाएंगे, उनको बाजार पर निर्भरता नहीं होगी, जिससे उनको बचेगी। लेकिन आज के तारीख में कोई रिसर्च का काम नहीं हो रहा है। हमारी भारत की सरकार या राज्य की सरकार हमारे इन वैज्ञानिकों को, ये अनुसंधानशाला को जो देना चाहिए कंपोजिट मक्का खरीद के लिए, कंपोजिट मक्का का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, जो कंपोजिट तैयार करे
कोई व्यापारी जब तैयार करेगा तो व्यापार से मुनाफा के लिए करता है, और कोई सरकार जब करेगी तो वह किसानों के हित में करेगी। और ये हमारा दुखद पहलू है वहाँ का। और आज के तारीख में मक्का जो हमारे यहाँ पैदा हुआ है, और मक्का की कीमत जो पिछले वर्ष किसानों ने 2200 रुपये क्विंटल खरीदा, जबकि डीजल का मूल्य बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, खाद ब्लैक रेट में मिलता है, खाद की कीमत सरकारी कीमत भी बढ़ गई, और बड़ी अच्छी हमारी सरकार ने वजन कम कर दिया, 50 किलो के जगह पर 45 किलो कर दिया। हाँ, ये हम मसला लेकर आना चाह रहे थे आपके बीच कि मशीनरी का भी उसी तरीक़ा से किस तरह डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किसानों ही उसके तले दबेंगे। उसमें हमने देखा कि जो यूरिया का रेट 250 रुपया 52 रुपया हुआ करता था, जिसमें 50 kg वेट होता था। बिल्कुल। एक नया जब से ये सरकार बनी है 2014 के बाद से हम देख रहे हैं, नीम युक्त यूरिया की चर्चा करके उस बोरी पे 50 रुपया तो ऐसे ही बढ़ा दिया गया, उसका मूल्य अभी हो गया 450 रुपया, 460 रुपया, और वजन भी उसका है, नेट वेट भी किसानों को नहीं मिल रहा है, उसका वजन हो जाता है 44 किलो 46 किलो। जिस DAP को गाँव में लोग खरीदते थे 900 में, 1000 में, उसका मूल्य है आज 1600 रुपया। तो कहीं ना कहीं किसान चारों तरफ से दब रहे हैं। आपका काफ़ी उपजाऊ मिट्टी रहा है, वहाँ से मुख्य रूप से खेती किस किस चीज़ का होता था? देखिए, हमारे समस्तीपुर ज़िले में आपको जानकारी होगी कि सरैसा उसको कहते हैं, बड़ी उर्वर भूमि है वहाँ की। वहाँ तंबाकू की खेती पहले होती थी, मिर्चे की खेती एशिया लेवल पर था आपका। हाँ, मिर्चे की खेती होती थी, हल्दी की खेती होती थी। नरहन के हल्दी से हमारा जाना जाता था। हमारे वो था नरहन का। नरहन एक बहुत साधारण हमारा नरहन स्टेट भी तो कहा जाता है। नरहन स्टेट है, लेकिन नरहन एक जगह है, तो नरहन के नाम से हमारा हल्दी प्रसिद्ध होता था, जो दूसरे राज्यों में हल्दी जाता था। हमारा डेबरा का मिर्चा नामी होता था, बस्ती बाजार वगैरह में पूरे दूसरे जगहों में हमारा मिर्चा जाता था। और तंबाकू तो पूरे ऑल इंडिया में सरैसा का तंबाकू के नाम से प्रसिद्ध था। हमारा मिर्चा समाप्त हो गया। रिसर्च सेंटर, आपने ठीक कहा कि हमारा है एग्रीकल्चर कॉलेज, लेकिन उस मिर्चा में जो रोग लगा, आद्रगणन का जो रोग लगा, उस रोग को रिमूव नहीं कर सका, और इस वजह से मिर्चा हमारा समाप्त हो गया। हल्दी भी आज हम नहीं पैदा कर रहे हैं। हमारी यही दुखद स्थिति है कि आज हमारे समस्तीपुर के मार्केट में इरोट का हल्दी बिकता है, बाजार समिति में गंटूर का मिर्चा बिकता है, जो हमारा मिर्चा जाता था दूसरे। हाँ, हमको याद है कि 2013 में जब हम दिल्ली गए थे, तो वहाँ एक आज़ादपुर मंडी है, बहुत नामी मंडी है, तो वहाँ समस्तीपुर का मिर्चा खास करके पैकेट में करके बहुत महंगे कीमत पर, जितने भी मिर्चे की क्वालिटी थी उसके पास, उसमें सबसे ज़्यादा महंगा समस्तीपुरिया मिर्चा करके उसको बेचा जाता था। तो हमने आपको कहा ना कि हल्दी हमारा नरहन का, और रबड़ा का मिर्चा, और सरैसा का तंबाकू। सरैसा का तंबाकू उसकी मिट्टी में गुण, जिस तरह से भागलपुर में चावल है, कौन चावल? भागलपुरिया चावल नहीं, वो है भागलपुर का चावल, जैसे बासमती चावल है, उस तरह से हमारा तंबाकू जो है उस मिट्टी का गुण है, जिसमें तीतापन जो गुण उसके तंबाकू के अंदर होना चाहिए निकोटीन का, वो बहुत बेहतर होता है। उसी प्रकार से मिर्चा काफ़ी तीखा होता है वहाँ का, और इसीलिए वो नामी था। हल्दी में रंग, ये सब खेती समाप्त हो गया। हमने कहा ना कि इरोड से आ रहा है हमारे यहाँ। और मिर्चा, सब्जी की खेती तो अभी बड़े सब्जी होती है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा मंडी है जो अस्थाई मूल्य सही समय पर उसको किसानों को मिल जाए, जो उपजा करके ले जाए? यहाँ हमारे बिहार में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जब चौधराम मिश्र हुए थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो एक प्रयास किया था, हम लोगों ने उनको लाया था समस्तीपुर में, और एक बड़ी सभा कराई किसानों की, और 2 मांग हम लोगों की थी। मक्का पर आधारित उद्योग की स्थापना, लीची पर आधारित उद्योग की स्थापना, साथ ही साथ सब्जी का दूसरे मार्केट में ले जाने के लिए भान वगैरह की व्यवस्था करना, ताकि हमारा सब्जी बिना खराब हुए दूसरे शहरों में जा सके, इसके लिए प्रयास करना। और हमारा सब्जी पर अनुसंधान के लिए एक अनुसंधानशाला खोलना, जो सब्जी पर, मसाला पर अनुसंधान। आप कौन सा क्षेत्र से आते हैं? दरअसल आपका कुछ परिचय भी हमको जानना है। हम ऐसे
वारिसनगर विधानसभा का एक खानपुर ब्लॉक है, वहाँ नत्थू द्वार पंचायत के हम वासी हैं। अच्छा अच्छा। तो सारे परिप्रेक्ष्य देखने के बावजूद हमको ये पता लग रहा है कि तकरीबन वहाँ के लोग जो बाहर जा कर के रोज़गार करते हैं या करने के लिए जाते हैं, वहाँ पूर्व में भी बहुत सारे 3-3 फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी थी। एक जूट मिल है और दूसरा है चीनी मिल और पेपर मिल भी कभी हुआ करता था। ये सब अभी किस हालत? जी, वहाँ असल में एक हसनपुर चीनी मिल है जो अभी चालू है। ये बात ठीक है कि पूंजीवादी शोषण होता है, ईंट का उचित मूल्य हमको नहीं मिलता है, बावजूद उसके लिए हम आंदोलन करेंगे कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। लेकिन ये खुशी की बात है कि हसनपुर चीनी मिल एक चल रहा है कि ईंट की खेती लोग कर रहे हैं, वो जिंदा है। जूट मिल जो हमारा था, जो लगभग 5000 परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन आज के तारीख में वह बंद है। करीब वो बंद इसी सरकार में। हाँ, एक सरकार, और सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है कि जूट मिल खुले ताकि उस 5000 लोगों को रोटी रोजगार चले। पेपर मिल था, वह पेपर मिल बंद हो गया जो रोजगार देता था। और समस्तीपुर चीनी मिल जो पुरान था, कभी किसी समय में हम लोगों ने आंदोलन किया था कि इसको सरकार प्राइवेट वाला बंद कर दिया तो सरकार ले ले। चीनी निगम ने लिया, लेकिन निगम भी कुछ दिनों तक चला करके उसको बंद कर दिया, क्योंकि पुरानी मशीनें थी। हम लोग कहते थे कि इसको नयाकरण किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, ताकि किसान खेती कर सकें। ईंट की खेती जो बाढ़ का इलाका है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से ईंट का पैदावार उसमें होगा और जिसकी नकदी आमदनी होगी। तो तंबाकू की खेती कम हो रही है, क्योंकि तंबाकू की मांग कम हो रही है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू का सेवन करना हानिकारक है। और इसीलिए किसान भी समझते हैं कि यह हानिकारक है, इसकी पैदा नहीं करना चाहिए। लेकिन वैकल्पिक खेती का जो होना चाहिए, जैसे ईंख की खेती, मिर्चा की खेती में अनुसंधान हो, नए नए उद्योग स्थापित हो जो सब्जी की खेती करके करें, जो वैकल्पिक खेती का जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सरकार की सोच होनी चाहिए। जो हमारी पुरानी फसल जब मारी गई तो वैकल्पिक खेती जो हम दें, वह वैकल्पिक खेती जो नहीं हो पा रही है, और इसलिए किसान को, और किसान का हमने कहा कि खरीदारी का नहीं है, और ये तो पूंजीवादी समाज है। अभी सरकार वह निश्चित रूप से अनाज नहीं खरीद पाती है। मक्का की खरीदारी के नहीं कर रहा, हम लोग फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, मक्का की खरीदारी करो। आपको इस बात की जानकारी दें कि रामविलास पासवान जी खाद्य और उपभोक्ता मिनिस्टर हुए थे, तो उन्होंने नारा दिया कि मक्का की खरीदारी होगी, और 1350 रुपया 14 में उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन जान करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि समस्तीपुर जिला में जहाँ पर लाखों टन मक्का पैदा होता है, 310 क्विंटल मात्र खरीदवा सके। तो यह सिर्फ मात्र पेपर की बात हो गई, सरकार की अभिरुचि नहीं थी, सिर्फ प्रचार में अभिरुचि सरकार की। कोऑपरेटिव का क्या योगदान रहता है धान उठाव में, या लोगों का जो फसल है उसमें उसका सही मूल्य सही समय पर लेकर के मिल पाता है, या फिर रखा रखा सर जाता है, सही समय से उठाव नहीं कर पाते हैं? इसमें पैक्स की कोई भूमिका नहीं। पैक्स तो एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी है। केंद्र सरकार जितना अनाज का लक्ष्य बिहार में खरीदेगी, बिहार सरकार खरीदाती है पैक्सों के माध्यम से, तो पैक्सों के माध्यम से खरीदाती है। लेकिन आपको इसकी भी जान करके बड़ा दुख होगा कि ये जब नवंबर महीने में धान की फसल लगती है, तो ये फरवरी महीना से खरीदारी शुरू करते हैं। जब तक किसान को अपने खेत में खाद डालने के लिए, बच्चों के किताब के लिए, बच्चों के फीस के लिए, अन्य जरूरत की चीज़ों के लिए उसको धान बेचना पड़ता है, तो मार्केट में जो गिरा हुआ मूल्य है उस पर वह बेच लेता है। तो फरवरी में किसानों का धान नहीं खरीदारी होती है, वह व्यापारियों का धान पैक्स के माध्यम से खरीदारी होकर के सरकारी गोडाउन में। लगभग बड़े किसान कितने होंगे आपके यहाँ? बड़े किसानों की संख्या पूरा बिहार में प्रतिशत क्या हो? उसका तो बहुत कम प्रतिशत है। बहुत सबसे ज्यादा सीमांत किसान है, सबसे छोटे सीमांत किसान है, जिनको कि 1 बीघा 2 बीघा, 1 बीघा 2 बीघा खेत है, यही किसान है। वही लोग कर्ज लेते हैं और खेती करते हैं। केसीसी ऋण का क्या हुआ, क्या माफ हुआ क्या इस बार? किसान ऋण माफ करी तो सरकार की, बिहार सरकार की कोई योजना नहीं है। दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन जो जैसा तेज हुआ, मंदसौर वगैरह में, तो दूसरे जगहों में कुछ हुआ भी, लेकिन बिहार में हम लोग आंदोलन अवश्य किया है। हम किसान सभा की ओर से आंदोलन किया है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी लेफ्ट पार्टियों ने भी आंदोलन किया है, लेकिन हम उस ऊंचाई तक आंदोलन को नहीं ले जा सके कि सरकार को हम मजबूर कर दें कि जो अलावकर कर्ज है हमारे ऊपर, जो हम लेते हैं कर्ज, उससे लाभ हम नहीं कमा पाते हैं। वो कर्ज लिया, फसल पैदा किया और खा करके समाप्त कर दिया। छोटे काश्तकार को मार्केट के लिए तो माल तैयार नहीं होता है। छोटे काश्तकार जितना पैदा करते हैं वह अपने ही उपभोग करते हैं, वह लाभ के लिए नहीं है। और उसी में जब उनको कर्ज लेना पड़ता है तो सधाने में असमर्थ होते हैं। उनके अलावकर कृषि जिनका है उनको माफ़ किया जाए और बड़े किसानों का भी अलावकर है। हम ये बात कहना चाहेंगे, जो 5 एकड़ से ज़्यादा वाले भी हैं उनका भी लाभ कर नहीं है, उनको भी माफ़ किया जाना चाहिए। कर्ज ले करके हम खेती कर लें और प्रोडक्शन करके हम देश के लिए करें और अपने बच्चों को टाटी लगा दें मुंह में, ये उचित नहीं है। हमको भी जब खाद महंगा है, सिंचाई महंगी है, हमारे यहाँ सामूहिक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। गंडक प्रोजेक्ट के हिसाब से वो सिंचाई को जाना था, समस्तीपुर जिले में भी सामूहिक सिंचाई होती जिससे लागत कम होता, जब कंपोजिट बीज लगता जिससे लागत हमको कम होता, तो ना कंपोजिट बीज मिल रहा है, हाइब्रिड बीज में ज़्यादा कीमत देना पड़ता है, खाद में ज़्यादा कीमत देना पड़ता है, डीजल से सिंचाई करने से ज़्यादा कीमत देना पड़ता है, बिजली का डरा हुआ लेकिन बिजली से भी सिंचाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट हम देखे हैं 2015 का है, उसमें कहा गया है कि किसान लगभग 20,000 रुपया जब खेती पर पड़ता है किसान का, कि ये खेती करते हैं तो 20,000 रुपया उनकी लागत पड़ती है, उससे इनकम उनका आय जो होता है 15,000 होता है, तो हर फसल पर उन्हें 5,000 रुपया लॉस होना पड़ता है। आखिर इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? क्या किसान इससे कैसे, स्वामीनाथन आयोग का एक रिपोर्ट है कि आय किसानों की दुगनी हो, इसके लिए हम रिपोर्ट लागू करेंगे। इस सरकार भी यही कह के आई थी कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। क्या इसमें कुछ है, क्या कुछ हो? नहीं, कुछ नहीं। सरकार तो वो सिर्फ प्रचार करती है। वो स्वामीनाथन आयोग का है कि C2 के मुताबिक दाम दिया जाना चाहिए, जिसमें किसानों की जो लागत है और उसकी पारिवारिक जो लागत है, जो मजदूरी है, इसको जोड़ करके जो उसको 1.5 गुना कीमत देने का है, जिसको बिहार सरकार और केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है और सिर्फ प्रचार कर रही है, और जिस वजह से लाभकारी हमारा मूल्य नहीं मिलता है और इसीलिए हम लगातार घाटे में जा रहे हैं और खेती अनिश्चित है। और अभी तो सबसे खतरनाक बात है कि अभी जो हमारी सरकार है वो अध्यादेश जारी किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जो हमारा लूट का और साधन बढ़ेगा, जिससे आवश्यकता इस बात की है कि हम किसान आंदोलन मजबूत हो, कि सरकार की जो नीतियाँ हैं किसान विरोधी, उस पर हम दबाव बना करके किसान पक्षी नीतियाँ हम बना सकें। इस ओर जो अग्रसर होना चाहिए और इसीलिए किसान संगठन की आवश्यकता है और किसानों के प्रति जो हमदर्दी रखने वाली और राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों को एकजुट करके आंदोलन को तीव्र किया जाए ताकि सरकार की नीतियों को बदलने में हम कारगर हो सकें, तब किसान के हालत में सुधार संभव है। अस्थाई आप लोग के कुछ मैनिफेस्टो में है अस्थाई निदान किसानों के लिए, कि इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है बराबर किसान, आत्महत्याएं हो रही है, किसान मर रहे हैं। ये सब तो टेम्पररी होगी, वह तब तक नहीं होगी जब तक कि किसान पक्षी सरकार नहीं बनेगी। ये सब नीतियों का सवाल है, वो तो करेंगे ही, मुनाफे के लिए वो करेंगे ही। और सरकार की नीति और नियत दोनों में फर्क है। तो अभी तो हम इस सरकार की जो नीति है, वह सरकार जो बोलती है उसको लागू कराने की सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। सरकार की ऐसी नीति बने जो श्रमजीवियों के हित में हो, किसानों के हित में हो, ऐसी सरकार बने जो इसको केंद्र में रख करके नीति बनावे, किसानों को सामने रख करके नीति बनावे, श्रमजीवियों को सामने रख करके नीति बनावे। अभी व्यापारियों को, बड़े लोगों को सामने में रख करके सरकार नीति बनाती है, और इस तरह की जब तक सरकार नहीं होगी तब तक संपूर्ण रूप से इसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें कुछ सुधार हो सकता है और जिसको अनवरत सुधार के दिशा में आपके याद से कभी सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था किया गया था क्या? आपके याद में कुछ है इसे? सिंचाई की नहीं, हम लोग आंदोलन तो एक लंबे समय से करते रहे हैं। बागमती के सीसा पानी, कमला के नुनथर में और मतिकोशी के में बड़ा में हाई डैम बनाया जाए, एक लंबे समय से हम लोग आंदोलन में क्या भूमिका? आंदोलन में हम लोग तो विभिन्न तरह का रेल रोको, रोड रोको, सरकार को मेमोरेंडम देना, प्रदर्शन करना, जनता को जुटाना, ये हम लोग लगातार करते रहे हैं। दुखद बात यह है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार की सहमति भी बन गई थी। पहले की सरकार इंदिरा गांधी के समय में सहमति भी बनी। एक बार हम 1986 में तटबंध टूट गया था, तो हम हुआ कि भाई टेम्पररी से नहीं होगा, स्थायी निदान करो। हमने
10 दिनों तक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और हजारों सिग्नेचर करके ट्रक पर लाद करके ले गए थे। इंदिरा गांधी को दिया था, इंदिरा गांधी वहाँ पर कि अस्थाई निदान किया जाए। आंदोलन हमारे भूपेंद्र जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन आज के तारीख में कितना किसानों के लिए लगातार कहीं न कहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रही है। हमें लग रहा है कि आपका भी अच्छा अनुभव है। कितने दिनों से आप इस राजनीतिक में हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हैं? हम 1967 में मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हमारे बहनोई रामदेव प्रसाद जो बासदेवपुर के रहने वाले हैं, वो अभी भी जीवित हैं। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत पुराने सदस्य रहे हैं और उनके यहाँ जब मैं जाता था तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यालय समस्तीपुर में आज भी है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी गया बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, उनके यहाँ आया जाया करते थे। प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन के यहाँ आया जाया करते थे और इस वजह से हमारा संबंध कम्युनिस्टों से और उनके विचारों से मैं प्रभावित तो था ही। और 67 में 3 घटना घट गई। समस्तीपुर में विद्यार्थी पर गोली चली, केबी सहाय की पुलिस ने गोली चलाई थी, उसके खिलाफ विद्यार्थियों का उग्र आंदोलन हुआ था। और केबी सहाय ने, धान की पैदावार नहीं हुई लेकिन प्रत्येक किसान को लेवी लगा दिया केबी सहाय ने कि प्रत्येक एकड़ पर इतना धान सरकार को देना पड़ेगा। तो हमारे बाबूजी भी खरीद करके धान लेवी के रूप में दिए। तो उस वक्त में एक नारा चला, केवी देवी और लेवी की सरकार नहीं चलेगी। इसके खिलाफ हम लोग भी नारा लगाए, केवी देवी लेवी की सरकार नहीं चलेगी। और प्रोफेसर परमानंद सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हुए भोजपुर से, वहाँ हम लोग गए और उनको जिताने में काम किया और उसी साल हम पार्टी मेंबर्स बने। और तब गांव के अंदर जो सामंत थे, जिनके कुर्सी पर लोग नहीं बैठ सकते थे, उनके पर कुर्सी पर बैठ करके जाति व्यवस्था थी, धार्मिक भेदभाव था, इसके खिलाफ लड़ाई शुरू किया। और सामंतों के खिलाफ जो लड़ाई हमने शुरू की, बड़े बड़े पैमाने पर किया। बांस के ज़मीन पर से उजाड़ा जाता था, हम लोग नारा लगाते थे उन दिनों में, जिस ज़मीन पर घर है मेरा उसका मुझे सबूत दो, बांस गीत का पर्चा दो, उसको बांस गीत का पर्चा देने की लड़ाई, ये लड़ाई शुरू किया। और उसी में 1969 में हम अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच बने और हम कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और वहाँ चलाया आंदोलन। और हमने आपको बताया 70 में भूमि आंदोलन हुआ, हरिकृष्ण सिंह के खानपुर एस्टेट पर 400 एकड़ जमीन बटेदारों को कब्जा दिलाया हम लोगों ने, उनको बाहर किया। इल्मास नगर कोठी पर गोली चली जिसमें हमारे काफ़ी लोग, ये तो आप बता चुके हैं, घायल हुए। उसके अलावे हमारे यहाँ कई तरह के साथियों ने शहादत दिया। महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई, अपराधी महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लोग हमारे यहाँ शहादत दिया। बछोली के राम प्रवेश महतो, मुक्तापुर जूट मिल में रविंद्र मिश्र, रविंद्र प्रसाद, विजय कुमार, ये मारे गए मजदूरों के हितों के लिए रक्षा करते हुए। हमारे नथुद्वार शाखा से आते थे सूर्यदेव सिंह, जो पेपर मिल में सचिव हुआ करते थे मजदूर संगठन के, वो। और इन लोगों के हम भूमि संघर्ष जैसा कि हमने चलाया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई हुई, हमारे यहाँ बाढ़ का सबसे, जैसा कि हमने आपको बताया, खतरा है। और समस्तीपुर जिले में हम आपको बता दें कि कई नदियाँ हैं वहाँ। दक्षिण तरफ से गंगा नदी है, मध्य में बूढ़ी गंडक है और उसके उत्तर तरफ से बागमती और कड़े है। और फिर इस बीच में मृत नदियाँ हैं, नून है, बैती है, बलान है, शांति है, ये सारी नदियाँ हैं। और इन नदियों के कारण हमारा जीवन बहुत दुभर रहता है। बाढ़ के समय में हम जिस विधानसभा से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, उसके 60 किलोमीटर ऊपर तक कहीं तटबंध टूटेगा तो हमारे यहाँ पानी जाएगा। और बागमती में भी 60 किलोमीटर की लंबाई में कहीं बांध टूटेगा तो आएगा। ये बाढ़ से काफ़ी भयभीत रहते हैं और फसल लगातार मारी जाती है, हमारी फसल मारी जाती है। और इस हालत में बिहार सरकार ने एक गजब का फैसला लिया, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर ने, लहटन चौधरी ने। तटबंध टूट गया था जटमलपुर में 1987 में, और टूट करके कल्याणपुर, वारिसनगर विधानसभा, रोसड़ा विधानसभा, बेगूसराय के चरिया बरियारपुर, बखरी, खगड़िया, इस सब को बर्बाद कर दिया। और हमारे दरभंगा के
लोग और मधुबनी के, इनका कहना था कि ये तटबंध न बने ताकि पानी इधर जाता रहे, और इसीलिए एक गलत समझौता किया लहटन चौधरी जी, माननीय सिंचाई मंत्री उस वक्त में, कि 2 बांध बंधने दीजिए और 2 सुलिस गेट, एक घोंगड़ाहा में 5000 घन फीट और खरसर में 7000 घन फीट का 12000 घन फीट का 2 पुल बना देते हैं कि जब पानी ज़्यादा आवेगा तो बांध तोड़ने की जरूरत नहीं है, खोल करके इधर बहा देंगे। अब जरा गौर कर लीजिए कि तटबंध बना हो और पुल खोल करके उसमें पानी डाल दिया जाए और आगे से पानी घिरा हुआ है, तो लोग न सिर्फ फसल मारी जाएगी, न सिर्फ जानवर मारे जाएंगे, आदमी को दूसरी मंजिल पर भी जगह नहीं मिलती। उसके खिलाफ हमने जान माल बचाओ संघर्ष समिति गठित किया, जिसका मैं सचिव था। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जदयू समता पार्टी के लोग हों, चाहे राजद के लोग हों, चाहे स्वतंत्र रूप से लोग हों, सारे लोग हमारे नेतृत्व में थे और एक लगातार हमने आंदोलन किया और उस समझौता को रद्द कराया और तटबंध का निर्माण कराया। पुनः आगे से 11 करोड़ की लागत से एक तटबंध बनाने का था, जो तटबंध 11 करोड़ की लागत से टेंडर निकल गया, काम शुरू हो गया। अगर वह तटबंध बन जाता तो वारिसनगर और कल्याणपुर के लोग डूब के मर जाते। जब काम शुरू हो गया, हमने आंदोलन शुरू किया और माननीय जगता बाबू उस वक्त में इरिगेशन मिनिस्टर थे, उनको हमने मेमोरेंडम दिया आंदोलन के द्वारा, और मेमोरेंडम दिया कि 3 इंजीनियर्स की कमेटी बनाइए कि देखिए कि वह जनहित के खिलाफ है, वारिसनगर की विधानसभा की जनता के खिलाफ है, इस तटबंध पर रोक लगाई जाए। मुझे खुशी है कि जगता बाबू ने 3 इंजीनियर की टीम भेजी और जो मैं कह रहा था वह सही साबित हुआ, रिपोर्ट हुआ, और जो काम टेंडर निकल चुका था, काम शुरू हो गया था, आज वह तटबंध रुक गया, वहाँ के लोग सुरक्षित हैं। बावजूद इसके बाढ़ का खतरा हमारा बना रहता है। और इस हालत में सबसे दुखद बात यह है कि जो हमारी फसल जो मारी जाती है, तो हमारी फसल बीमा से जो हमारी फसल सुरक्षा होनी चाहिए पूरे देश में, उसमें खामियां कुछ हैं, उन खामियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, वह अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बिहार की सरकार ने बंद करके फसल सहायता योजना चलाई है, बहुत दुखद है। मैक्सिमम इसमें 1 एकड़ फसल, 1 हेक्टेयर फसल बर्बाद होने पर मैक्सिमम 10,000 रुपया मिलेगा, जबकि फसल बीमा से 80,000 रुपया मिलता। हमको माफ़ी का सवाल नहीं है, हम अगर कर्ज लेते तो वह फसल जो हमारी मारी जाती उससे भी समाप्त हो जाता। खैर ये किसानों को समझने की बात है, तो ये डेटा के साथ जब इसको रखा जाएगा फिर कभी मौका मिलेगा तो रखेंगे, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ये थे रामचंद्र महतो जी, जो किसानों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। बिहार में ये एक अपना रोल अदा किए हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव मंडल के सदस्य भी हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और वहीं की मिट्टी से आते हैं। वहाँ के किसानों के लिए एकदम हमेशा मुखर रहते हैं, बोलते हैं और राज्य से लेकर के देश तक आंदोलन करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी धन्यवाद।